जेपीएससी के एग्जाम के बाद एक रिजल्ट आया जिसने झारखंड के युवाओं के लिए, झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक नया अवसर प्रदान किया है और इस अवसर से प्रेरणा लेकर कई लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं चाईबासा में। ये गांधी टोला है, न्यू कॉलोनी है और मेरे सामने एक शख्सियत बैठी है और इन्होंने जेपीएससी को क्रैक किया है। नाम से अब ये परिचय के मोहताज नहीं है, इनका नाम अब चाईबासा में गूंज रहा है। अखबारों के कतरनों में आप देख सकते हैं, कई न्यूज चैनल भी खबर में ये दिखाए कि किस तरह से सीमा चौधरी ने संघर्ष किया और आज उस मुकाम पर है जहां सभी चाहते हैं उस मुकाम पर पहुंचे। पढ़ाई करने वाले, तैयारी करने वाले, झारखंड सिविल सेवा में जाने के लिए जो तैयारी करते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि कैसे जेपीएससी को क्रैक करें। मेहनत काफ़ी होती है, वर्षों की मेहनत होती है। कई बार देखा जाता है कि सरकार और सरकार के बीच जो तंत्र है समन्वय नहीं हो पाता है और जेपीएससी का एग्जाम जो है वो लेट लतीफ़ी के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार पूरे 1 साल 5 महीने 28 दिन के बाद एक रिजल्ट आया जिसने सभी स्टूडेंट के लिए, सभी छात्रों के लिए एक नया अवसर दिया है। हम लोग मिलते हैं सीमा चौधरी से और उनसे बातें करते हैं। सबसे पहले तो आपको आर्यन झारखंड की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच सर। क्या कहेंगे, कैसे आपने इस जेपीएससी को क्रैक किया? सर बहुत धीरे धीरे प्रिपरेशन करते हुए, बिना रुके हुए और बिना लंबा ब्रेक लिए हुए मैंने इस प्रिपरेशन को कंप्लीट किया है। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और टाइम को मैनेज करना सबसे बड़ा मेरे लिए मुश्किल था और धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन मैंने सिलेबस को कंप्लीट किया और जो रेनेशा IAS अकेडमी है रांची का, वहाँ के रवि सर और सोनी मैम का पूरा मुझे सहयोग मिला और इसी कारण मुझे लगता है कि आज मैं सफल हो गई हूँ। जेपीएससी तक पहुंचने के लिए क्या क्या संघर्ष रहा, किस तरह से आप इस मुकाम पर पहुंचे, सफर के बारे में बताइए। सर सबसे पहले तो 7 जेपीएससी में मैंने पहला अटेम्प्ट लिया था, लेकिन उसमें तो मैं पूरी तरह से सिलेबस को भी नहीं देख पाई थी और उसके बाद मुझे किसी कोचिंग के बारे में पता नहीं था, क्योंकि यहाँ चाईबासा में वैसा कोई माहौल है नहीं, तो यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल नहीं था, गाइडेंस तो दूर की बात है। फिर मैं ऑनलाइन जब मैं यूट्यूब में डिफरेंट वीडियोस देखती थी तो मैं रवि सर का एक वीडियो देखा मैंने, फिर उनको मैंने कांटेक्ट किया फोन पे और फिर उन्होंने कहा कि ज्वाइन करने के लिए। तो फिर ज्वाइन करने के बाद मैं धीरे धीरे सिलेबस को समझती गई और जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा ही किया और फिर धीरे धीरे पकड़ मेरी बढ़ती गई जेपीएससी के सिलेबस पे। मैं एग्जाम के पैटर्न को भी समझती गई और फिर धीरे धीरे कंप्लीट किया प्रिपरेशन को, सिलेबस को। 342 अभ्यर्थियों के बीच आप भी एक शख्सियत है जिसको पूरा झारखंड अब जान रहा है। झारखंड में कई ऐसे युवा जो कि आज किसी कमरे में बैठकर तैयारी कर रहे होंगे, कोई लॉज में बैठकर तैयारी कर रहे होंगे, कोई घर से तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए आप निश्चित तौर पे आदर्श होंगे। एक छोटे से जगह से आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आप कॉलेज कहाँ से की, क्या पढ़ाई रही आपकी, कहाँ से कैसे संघर्षों से आप आगे बढ़ी, तमाम चीजों को रखिए। सर मेरी स्कूलिंग सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चक्रधरपुर से हुई है और मैंने +2 जो है वहीं पे RPS सारंगी कॉलेज है वहाँ से किया है। उसके बाद हम लोग चाईबासा शिफ्ट हुए और यहाँ के GCJ एंड कॉमर्स कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स के फील्ड में किया है और उसके बाद शादी हो जाने के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर आई। हालांकि सिविल सर्विसेज की ओर रुझान मेरा शुरू से था, इस ओर आना चाहती थी, लेकिन फिर वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बहुत सारी, तो टाइम निकालना पॉसिबल था नहीं। तो कुछ सालों के बाद जब मुझे अब थोड़ा थोड़ा वक्त मिलने लगा, मेरे 2 बेटे धीरे धीरे थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने इस ओर प्रिपरेशन शुरू किया। जैसा कि मेरा अगला सवाल ही ये था और आपने खुद ही जिक्र कर दिया शादी के बारे में। एक गृहिणी के रूप में बहुत प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, घर संभालना है, बच्चे संभालना है, उन्हें स्कूल तक भेजना है, उनके लिए शिक्षा दीक्षा की बात होती है। ऐसे में उनके शिक्षा के समय का ये दौर चल रहा है, आप खुद ही बताएं कि आपके 2 बेटे हैं, आप खुद की शिक्षा के लिए कैसे आगे आए? सर शुरुआत में मैं उनको पढ़ाती थी, लेकिन जैसे मुझे लगा कि मुझे और वक्त की जरूरत है जेपीएससी के लिए, तो मैंने उनको प्राइवेट ट्यूशन दे दिया और थोड़ा थोड़ा मैं उनको गाइड करती थी। बाकी वो लोग ठीक है, वो लोग खुद गंभीर है शिक्षा के प्रति, तो वो लोग अपना मैनेज करते थे और जहाँ कभी वो पूछते थे किसी हेल्प के लिए तो फिर मैं तो थी। लेकिन फिर यही था कि पूरा टाइम लोगों को जितना मैं पहले दे पाती थी वो टाइम कम हो गया था और मेरा जो है इस ओर ध्यान ज्यादा था जेपीएससी की ओर। तो हाँ, ये बोला जा सकता है कि कुछ मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसमें कमी जरूर रही होगी मेरे बच्चों के प्रति, लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो सका मैंने किया है और अब इसके बाद तो मैं अवेलेबल हूँ। चैलेंजेस काफी होते हैं गृहिणी के पास, क्योंकि आप अभी जिस मुकाम पर हैं और उस बीच में आपके साथ परिवार के लोग
तमाम प्रकार की चीज़ें होती है। कितना सहयोग परिवार से मिला, आपके पतिदेव से कितना सहयोग मिला, ये तमाम चीज़ों को रखिएगा। सर, घर में रहते हुए जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो तो निभानी थी, लेकिन सहयोग उनका था। जितना भी फाइनेंशियल मेरी जरूरतें थी उन्होंने पूरी की। हालांकि उनको थोड़ा सा विश्वास कम था मेरे पे। उनको लगता था कि नहीं होगा, काफी समय बीत चुका है, और जैसे जेपीएससी कार्यप्रणाली उन्होंने देखी है, उनको लगता था कि पता नहीं ये एक एग्जाम कितने साल तक चलेगा, कंप्लीट होगा नहीं होगा, लेकिन अंततः सब कुछ पॉजिटिव रहा। आपने खुद ही बताया कि जिस तरह से जेपीएससी की कार्यप्रणाली है और आपके हस्बैंड को भी आप पर भरोसा बहुत ज्यादा नहीं था, और आपको क्या लगता है जेपीएससी आपके एग्जाम के बाद भी 1 साल 5 महीने 28 दिन लगे इसको पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट होने में, जेपीएससी ही क्यों चुना आपने? सर, चूंकि यूपीएससी मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं था, आप जानते हैं उसके लिए पूरा डेडिकेटेड वे में प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो मैंने यहीं से शुरुआत की। और मुझे भरोसा था कि राज्य का अपना आयोग है तो एग्जाम तो होगा ही। मैंने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा। मैंने अपना प्रिपरेशन जो है वो निरंतर जारी रखा। इस ओर ज्यादा अगर ध्यान दिया जाए कि कब नोटिफिकेशन आएगा तो आप अपना फिर जो है वो फोकस खो देते हैं, फिर वो प्रिपरेशन हो नहीं पाएगा जिस फोकस के साथ पढ़ाई किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो भी कैंडिडेट इस ओर आना चाहते हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो इस बात को ज्यादा न सोचे कि नोटिफिकेशन नहीं आया है। यही वो गलती हो जाती है। यहाँ पे देखते हैं आप जेपीएससी में तुरंत नोटिफिकेशन आता है, तुरंत एग्जाम होता है, फिर लोग आयोग को ब्लेम करते हैं। तो आप मानिए कि आयोग है, उसका काम ही है नोटिफिकेशन जारी करना, एग्जाम लेना, तो वो अपना काम करेगी ही। जो आपका काम है एज ए कैंडिडेट आप करिए, आप पढ़िए, और जैसे जैसे सिलेबस है आप उसको कंप्लीट करते जाइए, प्रीवियस क्वेश्चंस को देखिए और उसी हिसाब से प्रिपरेशन करते रहिए। रुकिए नहीं, लंबा ब्रेक मत लीजिए। कितने घंटे की पढ़ाई की है और बताइए कि बहुत सारे छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, कितने घंटे की पढ़ाई इनफ है जेपीएससी के लिए? इनफ तो कुछ ऐसा बोला नहीं जा सकता है। लोग चाहे तो 10-12 घंटे भी पढ़ सकते हैं, पढ़ाई के लिए तो कोई लिमिट है नहीं। हाँ, मिनिमम अगर 6 से 7 घंटे अगर आप पढ़ते हैं, क्योंकि पीटी और मेंस जैसे कि मैं प्रिपरेशन कर रही थी, दोनों का साइमल्टेनियसली मेरा प्रिपरेशन चल रहा था। तो मेरा शुरुआत में ऐसा था कि 2 घंटे पीटी के लिए था और बाकी सारा समय जितना भी मिलता था मुझे मेंस के लिए था। लेकिन बाद में नोटिफिकेशन के बाद मेंस का सारा सिलेबस, बुक, नोट, सब कुछ मैंने टेबल से हटा दिया। उसके सारा फोकस मेरा पीटी पे था। तो इसी तरह से जानते हैं कि 15 डेज का टाइम मिला था, लेकिन फिर भी हम लोग पहले से चूंकि प्रिपेयर कर रहे थे तो रिविजन वो हो गया था। डिजिटल दुनिया है आज का ये दौर, सोशल मीडिया का दौर है। कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, चाहे एक्स की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, कई ऐसे प्लेटफॉर्म है। और देखा जाए तो रील का दौर है। ऐसे में पढ़ाई कितना मायने रखता है डिजिटल दुनिया में? पढ़ाई तो हमेशा से ही मायने रखता था, आज भी है और आगे भी रखेगा। ये सारी चीजें तो सिर्फ मनोरंजन के लिए है और इनको उसी लिमिट में देखा जाना चाहिए या यूज किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप अवेयर रहने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके जीवन पे हावी हो जाए। क्योंकि मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज नहीं किया है अभी तक भी, बाय गॉड ग्रेस मैं रील देखने की आदी नहीं हूँ, नहीं मैंने उस और कोई कोशिश की है। तो मैं यही पहल करूंगी और कैंडिडेट्स को बोलूंगी कि अगर आपको ये हैबिट है तो आप इससे जरूर बाहर निकलिए। कितना वक्त इसमें चला जाता है आपको खुद पता नहीं चलेगा, फिर आपका फोकस भी बिगड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप रियल कैंडिडेट हैं, तो आप इन सब चीजों से दूर रहिए और पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर दीजिए। प्रशासनिक सेवा में चाहे अधिकारियों का भी रील काफी वायरल होता है। टीना डाली की बात करें तो उनका रील भी काफी वायरल होता है। आने वाले दिनों में आपकी भी कोई रील वायरल होगी क्या? लेट्स सी। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि कुछ पॉजिटिव संदेश के साथ वायरल हो, ना कि उसका गलत मतलब निकाला जाए। तो अगर ऐसा होता है और किसी को ये मोटिवेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आज 25 साल का झारखंड है, युवा झारखंड है। झारखंड में कई संघर्षों के बाद झारखंड मिला। कहाँ देखते हैं झारखंड? झारखंड ने प्रगति तो की है इंडियट, लेकिन अभी इसके पास बहुत सारा स्कोप बाकी है। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो युवा है वो बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं। हम लोग अगर इनके स्किल ट्रेनिंग के लिए थोड़ा सा काम करें, इनके एजुकेशन पे फोकस करें, और रिसेंट रिपोर्ट्स को अगर आप देखेंगे तो जो हमारी महिलाएं हैं, खास करके हमारी बच्चियां हैं, वो हमारे संसाधन बन सकती हैं, लेकिन वो माल न्यूट्रिशन की शिकार हैं, एनीमिक है। तो उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाना चाहिए थोड़ा सा, जो कि हम देख सकते हैं कैसा हो रहा है। और भी कुछ किया जा सकता है, अभी तो बहुत सारी उम्मीदें बाकी है और झारखंड को अभी बहुत आगे ले जाना है हम सबको मिलकर। 25 साल का हमारा युवा झारखंड है, लेकिन उस तरह से प्रगति तो मैं अभी नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में ये बहुत आगे जाएगा। लैंग्वेज पेपर क्या था? जी, खोटा।
खोटा ही क्यों चुने? ये कोल्हान का क्षेत्र है, यहाँ डिफरेंट लैंग्वेज बोले जाते हैं। मुझे नहीं लगता खोटा इस क्षेत्र में चलता होगा, तो क्यों? सर मैंने जेपीएससी से पहले 1 साल तक लगभग सीजीएल का प्रिपरेशन किया था, और उस समय हिंदी और इंग्लिश उसमें एडेड नहीं था। तो उसमें हमारे लिए 2 ही लैंग्वेज था जो मैं समझ सकती थी, एक था नागपुरी और एक था खोटा। तो मैंने दोनों लैंग्वेजेस को थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश की यूट्यूब के माध्यम से। तो मुझे खोटा जो है वो थोड़ा सा नजदीक लगा, क्योंकि मेरी जो मातृभाषा है वो मैथिली है। इसके अलावा मैं भोजपुरी, बंगाली, मगही, ये सारी भाषाएं बोल और समझ सकती हूँ। तो मुझे लगा कि खोटा मेरे लिए आसान होगा एक लैंग्वेज मेरे लिए, तो मैंने इसी को रखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रखते ही साथ मेरे से सब कुछ बहुत मेरे लिए इजी था। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। मैंने ग्रामर्स के अलग से बुक लिए हैं, कुछ नोट्स अरेंज किया है, और प्रॉपर डेली 2 घंटे मैंने खोटा को दिए हैं, आंसर राइटिंग की है इसकी। तो थोड़ा सा मेहनत लगा, लेकिन हो गया। चूंकि इसका जो है स्टडी मटेरियल भी इजीली अवेलेबल हो जाता है, गाइडेंस अवेलेबल हो जाते हैं, तो इसलिए ये भी एक रीजन है कि सभी लोग खोटा को प्रेफर करते हैं, इंक्लूडिंग मी। आपके प्रिपरेशन में सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, यूट्यूब या फिर अन्य जैसे आपके जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक वगैरह, कितना योगदान है? कितना मटेरियल मिल पाता तो वहाँ से पढ़ाई हो पाती? सर यूट्यूब का बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो गूगल है वहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स, जैसे कि 2 वेबसाइट्स को मैंने बहुत यूज किया है। एक है बायजूस का और दूसरा दृष्टि। तो दोनों में जो है आप मेंस का अधिकतर टॉपिक देखेंगे कि वहाँ पे जो है उसका नोट्स अवेलेबल है, थोड़ा बहुत है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के अपने दृष्टि के जो चैनल है उसको मैं रोज देखती थी, वहाँ पे न्यूज एंड एनालिसिस आता है, तो उसको मैं रोज देखती थी विदाउट फेल। वो मैं काम करते करते किचन में ही वीडियोस उसका चलता रहता था। एक बार खत्म होता तो मैं उसको रिपीट मोड में लगा देती थी, और जब तक मेरा काम होता था वो करंट अफेयर चलता रहता था। इससे होता ये था कि पढ़ाई भी हो जाती थी और मेरा रिवीजन भी हो जाता था। इसके अलावा जो हमारा बायोलॉजी में ग्रुप बी है, बायो साइंस, लाइफ साइंस का, बायोलॉजी का जो पार्ट बोलते हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस का नहीं था, तो पूरा जो है वो ग्रुप बी वाला, साइंस वाला, मैंने पूरा प्रिपरेशन जो है यूट्यूब के माध्यम से किया है। और अगर बायोलॉजी की बात करें तो रितु रत्तेवाल मैम है जो कि नीट का पढ़ाती हैं वो, तो वहां से मैंने बायोलॉजी का पूरा सेक्शन किया था। हालांकि रवि सर इसके लिए पढ़ा रहे थे, लेकिन ये उस तरह से नहीं था कि एक बेसिक जो मुझे नॉलेज चाहिए था वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सका, तो मैंने थोड़ा सा इसके लिए यूट्यूब का हेल्प लिया था। सिविल सर्विस की प्रेरणा कहाँ से मिली और कब मिली, जब आप खुद सोचे कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की जाए और उसकी तैयारी के लिए आप आ गए? सर मैं स्कूल टाइम से न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास के क्षेत्र के जो न्यूज होती है उसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड होती है कि क्या चल रहा है। तो वहाँ पे हम लोग अक्सर देखते थे कि जो हमारे वीडियो है वो किस तरह से लोगों की मदद करते हैं, सीईओ है किस तरह से मदद करते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी इस फील्ड में आना है, क्योंकि मेरा नेचर उसी तरह का है। मुझे लोगों की मदद करना, एनिमल्स का मतलब जो भी है उनके लिए हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, एक अलग तरह का सुकून देता है। यही रीजन है कि शुरू से ही मैंने इसी को एम लिया था, मैंने किसी और कोशिश नहीं की, और जैसे ही वक्त मिला मैंने इसी और प्रिपरेशन स्टार्ट किया। एक एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ, 1-2 इंसिडेंट है जो मैं कभी भूल नहीं पाई। एक इंसिडेंट ऐसा था न्यूज़पेपर में ही, एक 4 महीने के पहाड़िया बच्चे का डेथ हो गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास गर्म कपड़े नहीं थे। उसके माता पिता जो उसको प्रदान करने में सक्षम नहीं थे, वो लोग एक पत्ते के बने घर में रहते थे। तो उस चीज ने सच कहूं तो मुझे अंदर से हिला के रख दिया था। तो मुझे लगा कि, और उसके बाद वो फॉलोअप मैंने किया, तो फिर बाद में दिखा कि लोग बहुत सारा हेल्प उनके पास पहुंच गया। प्रशासन से तो गया ही, प्राइवेट लोग भी गए उनको मदद करने के लिए, पूरे गांव के फिर हेल्प गए। तो मुझे लगा कि यही चीज अगर पहले किया जाता तो शायद वो मासूम जिंदा होता। तो मैं सोचा कि मैं इस ओर जरूर जाऊंगी और इस तरह की घटनाएं जितना हो सकता है मैं उसको रोकूंगी। लेकिन मुझे अभी फाइनल सर्विसेज अलॉट हुआ है, तो मैं इस ओर ही जितना हो सकता है मैं अपना जो मुझसे बन पड़ेगा मैं प्रशासन का सहयोग करूंगी। रैंकिंग क्या रहा आपका? सर 142। 142। आपकी प्रेरणा स्रोत आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में कौन है? सब प्रेरणा स्रोत मेरी माँ है, क्योंकि बचपन से उन्होंने बहुत संघर्ष के साथ हमें पाला है, 3 भाई बहनों को। पापा थे नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो उनका हमेशा था कि मेरे बच्चे कुछ करें लाइफ में। तो एक तरह से उनके सपने को मैंने अपना सपना बना लिया था, और वही मेरी हमेशा से प्रेरणा स्रोत रही है। उन्होंने कभी बेटे और बेटी में डिफरेंस नहीं किया, कभी भी नहीं, किसी भी चीज में नहीं, पढ़ाई के मामले में हो या किसी शौक के मामले में, कभी उन्होंने कभी कोई डिफरेंस नहीं रखा है। तो हमेशा से मुझे था कि माँ का जो सपना है मुझे पूरा करना है, तो वही थी मेरी हमेशा से प्रेरणा स्रोत। हम जब इंटरव्यू के लिए आ रहे थे तो आपके घर से नीचे से गुजर रहे थे, तो मुझे आपका डेयरी फार्म का बिजनेस दिखाई दिया। आपने अपने इंटरव्यू में भी बताया भी कि आप एनिमल्स लव को लेकर बात करती हैं।
कैसा रहा? आप कभी इस डेयरी फार्म में खुद से हाथ बटाती हैं, क्या उनकी सेवा करती हैं? नहीं सर, मैं तो नहीं करती क्योंकि मेरे पास वक्त होता भी नहीं और उसके लिए स्टाफ है घर में, हस्बैंड है, भैया है, वो लोग मैनेज करते हैं। हमारा उसमें कुछ भी रोल नहीं होता। मेरा जो भी है वो घर तक ही सीमित है और बच्चों तक सीमित है। बाकी पढ़ाई है तो मेरे पास उतना वक्त भी नहीं होता और मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती जाने की, लोग हैं मैनेज करने के लिए। आपके 2 बेटे हैं, आपको जब रिजल्ट मिला तो सबसे पहले आपने किन्हें बताया? उनको जब जानकारी हुई तो कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ? सबसे ज्यादा रिजल्ट जो है उसका इंतजार मेरे बेटे प्रियम को था, छोटा बेटा है ना, तो वो बहुत खुश हुआ। सच्ची मम्मी दिखाओ, तो वो खुद से लिस्ट में नाम चेक किया तो बहुत खुश हुआ। फिर वो सबसे ज्यादा खुश वही था उसमें। रिजल्ट आया आपको पहली बार, फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका क्या था? मतलब उस समय ऐसा फील हुआ जैसे सब कुछ ब्लैंक हो गया था आँख के आगे और बैठ गई मैं जमीन पर, खड़ी नहीं रह पाई और बिल्कुल दोनों हाथ मेरा शेक कर रहा था क्योंकि मुझे क्या बहुत से लोगों को उम्मीद नहीं थी कि मेरा रिजल्ट होगा। मुझे भी थोड़ा सा शक जरूर था, किसी को भी पता नहीं होता है कि रिजल्ट होगा, लेकिन फिर फाइनल जो लिस्ट में हम नाम देखते हैं तो थोड़ा देर के लिए लगता है कि अनबिलीवेबल है, लेकिन वो था नाम। रोल नंबर मैंने चेक किया तो मेरा ही था। तो बहुत उस समय तो बहुत इमोशनल मैं हो गई, लगभग 1 घंटे तक तो रोती रही क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष रहा है मेरा रिजल्ट के पीछे। और उस समय किसी को बताने की स्थिति में नहीं थी, अकेली थी, सभी सोए हुए थे, लेकिन फिर मेरा रोना ही सुन के शायद बाकी लोग सुबह की बात थी, सुबह 5:30 बजे, उसके पहले 5:30 बजे मेरा रोना सुन के शायद बाकी लोग उठे थे घर में। क्या हो गया? तो ये है सीमा चौधरी, पूरा परिवार सामने है। मैं चाहूंगा कैमरामैन से थोड़ा रोल करके दिखाएं पूरी फैमिली को कि ये पूरा फैमिली आज बैठा हुआ है। निसंदेह हर एक का चेहरा जो है वो प्रसन्न है। एक बड़ी सफलता अर्जित की है सीमा चौधरी ने और ये सफलता वाकई सलाम करने वाला है। आज जब देश और दुनिया में महिलाओं की बात होती है, विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो ऐसे में ऐसी महिलाएं जो हैं सशक्त रूप से सामने आती हैं जो तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है। आज सीमा चौधरी ने वो कर दिखाया है जिसकी हर कोई को तमन्ना होती है कि उनके परिवार से कोई एक अधिकारी बने और बाकी जो आगे आने वाला जनरेशन हो, सोसाइटी हो, सभी के लिए एक प्रेरणा बनकर आए। एक सवाल मेरे से छूट गया था, सोसाइटी में ये भी भ्रम है कि आप चौधरी हैं तो कहीं हरियाणवी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा रूट्स बिहार से है, लेकिन मैं हमेशा से झारखंड की ही हूँ। यही मेरा जन्म हुआ है पश्चिमी सिंहभूम में, क्योंकि मेरे पापा मनोहरपुर में पोस्टेड थे। मैं हरियाणवी नहीं हूँ, मैं अभी पूरी तरह से दिल से झारखंडी हूँ। आपका जन्म नहीं हुआ है? हाँ, मेरा जन्म नहीं हुआ है। तो आपने कैमरा ऑन कैमरा सारी चीजों को सुना कि इनका लैंग्वेज भी खोटा है और इन्होंने खुद ही बताया कि इनका जन्म झारखंड हुआ। तो कहीं से सवाल नहीं है कि हरियाणवी है, बल्कि एक विशुद्ध रूप से झारखंडी है। और एक झारखंडी महिला किस तरह से संघर्षों के साथ रहते हुए अपने पूरे परिवार को, बच्चे को, सभी को संभालते हुए आगे आई है और झारखंड की एक अधिकारी बनी है। आने वाले दिनों में और एक सवाल मेरा रहेगा कि जनता के बीच क्या करना चाहिए? जो मुझे सर्विस अलॉट हुई है, मुझे नहीं लगता कि जनता से मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन है, क्योंकि फाइनेंस सर्विसेज में मुझे सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में काम करना है। लेकिन कभी भी अगर ऐसा मौका आया तो जैसा मेरा बेसिक नेचर है, मेहनती हूँ, ईमानदार हूँ, तो आगे भी वो चीज जारी रहेगी और बहुत ईमानदारी से मैं अपना काम करने वाली हूँ। नहीं, जनता से आपका है, जनता से कनेक्शन इसलिए है क्योंकि टैक्स के मामले में जनता जो है बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है। ऐसे में अवेयर करना आपका काम है। सर, जैसा ही डिपार्टमेंट से जैसा मुझे आदेश आएगा उसको मैं पालन करूंगी। फिलहाल मुझे उस बात की ज्यादा जानकारी नहीं है इस जॉब के नेचर के बारे में, तो देखते हैं जाकर जैसा हो पाएगा मैं करूंगी। तो आपने सुना, ये पूरे इंटरव्यू को देखा और लगातार आप आर्यन झारखंड में देख रहे हैं सिविल सर्विसेज जो झारखंड के जेपीएससी के रिजल्ट आने के बाद जैसे 342 जो अभ्यर्थी वो उत्तीर्ण हुए हैं और सरकार के मैकेनिज्म को अब एक तरह से कहें सरकार के पूरे तंत्र को एक ताकत देने वाले हैं, बूस्ट देने वाले हैं और झारखंड का जो विकास डेवलपमेंट जो कहीं न कहीं रुका हुआ है वो धड़ल्ले से आगे बढ़ेगी, ऐसी कामना झारखंडी करते हैं और हम सभी करते हैं। भले तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ कोल्हान के 6 से।